अच्छा जनाब, मीटिंग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था उसमें थोड़ा सा उसको गो थ्रू करते हैं और फिर अपना ये वाला सेशन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, एडब्ल्यूएस का। कंप्यूटिंग क्या होती है पहले, मतलब पहले क्या होता था क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले, और क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देखी थी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो प्रॉब्लम्स थी पहले उसको वो किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग ने रिजॉल्व किया। सर्विस मॉडल्स क्या हैं इसके, ऑन प्रेमिसेस किस तरह से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस किस तरह से, प्लेटफॉर्म एज सर्विस कैसे, सॉफ्टवेयर सर्विस क्या होता है, इनकी जो है डिटेल डेफिनेशंस कह लें आप उसकी, या डिस्क्रिप्शन कह लें। फिर जो कंप्यूटिंग मॉडल हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, कि क्लाउड है, हाइब्रिड है, या ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है। AWS हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, AWS कब से स्टार्ट हुआ, क्या सर्विसेज थी जो स्टार्ट हुआ। AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, 25 रीजन्स हैं, 80 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, इसके अलावा जो है आई थिंक हंड्रेड्स उसके एज लोकेशंस हैं। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेट मी क्लियर माय वॉइस। आवाज़ बेहतर है, अब कुछ क्लियर करिएगा। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये वैसे तो आपको जनरली मिल जाएंगे। वेब इंटरफेस का लिंक है जो इसका वेब कंसोल कहलाता है। कमांड लाइन है, कमांड लाइन अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं की है तो कमांड लाइन इंस्टॉल कर लें। इस स्लाइड का आपके पास लिंक है मौजूद? अगर नहीं है तो मैं ये लिंक्स आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पर चैट विंडो पे। ये CLI है। आप जो भी इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली CLI इंस्टॉल कर लें। फिर SDK की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये स्लाइड का अगर आपके पास लिंक मौजूद नहीं है तो मैं इस लिंक को शेयर कर देता हूँ आपसे। वेट अ सेकेंड। अच्छा, ये सेशन 1 का लिंक है जिसकी स्लाइड यहाँ पर मैं अभी गो थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ से आपको स्लाइड भी मिल जाएगी, और ये आज का जो सेशन है उसके ऊपर स्लाइड है। ठीक है, ये सारा कंटेंट गूगल ड्राइव पर भी मौजूद है, और जो है स्लाइड शेयर पे भी वैसे मैंने शेयर किया हुआ है। उसके भी लिंक्स आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने शेयर किए हैं। एनीवे, अच्छा, ये SDK आप विजुअल स्टूडियो का SDK इंस्टॉल कर लीजिएगा, कमांड लाइन इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज हम कमांड लाइन को यूज़ करेंगे, SDK यूज़ करेंगे। और फिर बाकी इसकी गाइड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन, रीइन्वेंट का लिंक है। फ्री टेयर हमने देखा कि फ्री टेयर क्या होता है, न्यू अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़। अच्छा, इसका फर्स्ट सेशन का रिकॉर्डिंग मौजूद है। फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो फर्स्ट सेशन को देख सकता है। प्लीज़ अपना माइक वो म्यूट ये कर क्या होगी दीजिएगा। शहर में देखना लाइट चली गई।
अच्छा, ये कंसोल विंडो है। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस कंसोल पर आएंगे, ठीक। और आपको एक अकाउंट आईडी मिली होगी जब हम लॉगिन करते हैं। कोई और इंस्टेंस खोल लेता हूँ। ये AWS कंसोल मैंने जो है सर्च किया गूगल पे। आप यहाँ माई अकाउंट पे जाएं, AWS मैनेजमेंट कंसोल पे क्लिक करें तो कंसोल विंडो के लिए आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे अगर आप रूट अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपनी ईमेल एड्रेस देंगे और उससे लॉगिन करेंगे। और आप अगर किसी दूसरे IAM यूज़र से लॉगिन कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन से आएंगे। आप अपनी अकाउंट आईडी देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो भी अकाउंट आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाली नहीं है, वो दूसरी है। लेट मी चेक। जो मेरी अकाउंट आईडी है इसको मैंने इनपुट किया यहाँ पर, नेक्स्ट किया। एक इस स्क्रीन पर ले जाएगा। जिस यूज़र से आप लॉगिन कर रहे हैं उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आप इनपुट करें और ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि एक ऑलरेडी सेशन मौजूद है मेरा यहाँ पर तो मैं इस प्राइवेट विंडो को बंद कर देता हूँ, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा था कि यूज़र्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। IAM रोल हमने देखे थे। IAM रोल्स क्या होते हैं, यूज़र्स किस तरह से होते हैं, ग्रुप्स किस तरह से होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं। इसमें से कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है दोबारा कभी किसी टाइम पे रिपीट कर लूँ तो मुझे बताइएगा कि मज़ीद अगर डिटेल्स उसके ऊपर चाहिए तो उसको तफसील से कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने यूज़र देखा था, फिर यूज़र की क्रिएशन देखी थी। प्रोग्रामेटिक एक्सेस किस तरह से देना है, AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस किस तरह से देना है। जी, क्वेश्चन करें। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अपने हैंड रेस किए तो क्वेश्चन कर लें अभी। सलमान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं, आई थिंक अच्छा, ऑल राइट, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, प्रोग्रामेटिक एक्सेस किस तरह से देना है, AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस किस तरह से देना है। आपके पास चॉइस है, अगर सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सेस देना चाहते हैं तो वो दे दें, कंसोल एक्सेस देना चाहते हैं तो वो दे दें। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे यूज़र नेम टाइप किया। हमने जो है कंसोल एक्सेस दिया एक टाइम पे। फिर नेक्स्ट पे हमने जो है इसके राइट सेलेक्ट किए, ग्रुप क्रिएट किया, इसका यूज़र आईडी पासवर्ड दिया, यूज़र आईडी दिया, पासवर्ड दिया। उसके बाद हमने उसके राइट्स उसको बताए। इस ग्रुप के एक ग्रुप भी हाथ के हाथ ही क्रिएट कर रहा है और उस ग्रुप के ऊपर राइट्स क्या होंगे तो एडमिन एक्सेस दिया था हमने यहाँ पर इसे। और फिर जो यूज़र हमने ऐड किया उसका ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया, जो ग्रुप किस ग्रुप में लाया करेगा। अच्छा, फिर सेकंड हमने जो है कंसोल अकाउंट के लिए यूज़र क्रिएट किया था। आई थिंक हमने सेम अकाउंट पे डबल एक्सेस दे दिया था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, एनीवे। तो ये स्टेप्स हैं बहरहाल, जिनको फॉलो करते हुए आप जो है सिर्फ कंसोल के लिए यूज़र क्रिएट कर सकते हैं या सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए। अगर प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे रहे हैं तो आप इस तरह से कोई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्रामेटिक एक्सेस दें इससे। और उसके बाद उसका ग्रुप सेलेक्ट कर लें तो उसको जो है कंसोल पे राइट्स नहीं होंगे, सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सेस अलाउ होगा, यानी कि CLI SDKs वगैरह के थ्रू। ग्रुप सेलेक्ट कर लिया आपने। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर अगर टैगिंग करना चाहते हैं टैगिंग कर लें। और फिर एट द एंड आपके पास ये इसका एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की दे देगा। अच्छा, मेरे पास जो है ये कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। मैं इसको रिकॉन्फ़िगर करता हूँ। एक नया हम जो है IAM रोल IAM रोल नहीं क्रिएट करते, हम ये कर लेते हैं कि जो यूज़र क्रिएटेड ऑलरेडी उसी से एक हम
सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस एक्सेस की इनिशिएट करते हैं एक। ये यूजर्स हैं हमारे, ये AWS ट्रेनिंग का यूजर है जिससे मैं लॉगिन हुआ हूँ करंटली। और यहाँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में हम जाएंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस राइट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और ये 2 सीक्रेट एक्सेस कीज मेरी एक्टिव चल रही हैं यहाँ पे, इन दोनों को मैं इनएक्टिव मार्क कर सकता हूँ और आप बाद में इसको एक्टिव भी कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग थी, इसको डिलीट किया। अच्छा, एक वक्त में ये 2 क्रिएट करने दे रहा है, 2 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं इसका एक्सेस की आईडी या सीक्रेट एक्सेस की। ये CSV हमें अवेलेबल कर दी इसने डाउनलोड के लिए, हम चाहते हैं CSV डाउनलोड कर लें। अच्छा, इस कमांड को मैं यहीं पे, मैंने इसको स्किप किया फिलहाल। और जो नई सीक्रेट एक्सेस की आईडी है और सीक्रेट एक्सेस की है, जब आप कंसोल इंस्टॉल कर लें CLI, तो उसके बाद जो कमांड आपने यूज़ करनी है CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो है AWS कॉन्फ़िगर। अच्छा, AWS कॉन्फ़िगर आप करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपसे पूछेगा। सीक्रेट एक्सेस एक्सेस की आईडी, सीक्रेट एक्सेस की, आप कौन किस रीजन में काम करना चाहते हैं, और आपका प्रेफर्ड फॉर्मेट क्या है आउटपुट के लिए। अच्छा, इसके मज़ीद ऑप्शंस भी हैं जिसके अंदर आप प्रोफाइल भी इनपुट दे सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन का कोई नाम देना चाहते हैं तो। अच्छा, ये हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। सीक्रेट एक्सेस की हमने पेस्ट की, रीजन हम चेंज नहीं कर रहे, हम आउटपुट फॉर्मेट चेंज नहीं कर रहे, कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, कॉन्फ़िगर होने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जो आप देख सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ACM है, ACM, PCA, एम्पलीफाई, API गेटवे, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो आज जो हम सर्विस यूज़ करेंगे, S3 की सर्विस के ऊपर हम कुछ कमांड्स रन करेंगे और देखते हैं किस तरह से होता है वो। एक लंबी लिस्ट है सर्विसेज की। तो इसको मैंने लिस्ट को यहाँ पे ब्रेक किया। अच्छा, हम सर्च करते हैं S3 क्रिएट बकेट CLI। ऑल्दो कि हम यहाँ कंसोल में जाकर भी बकेट क्रिएट कर सकते हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो हम एक बकेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल कोई बकेट्स नहीं है यहाँ पर, जो बकेट्स थी वो मैंने डिलीट कर दी थी। क्रिएट बकेट की हमने, बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए, तो मैं देता हूँ इसे AWS ट्रेनिंग कराची यूजर, कराची यूजर ग्रुप। ठीक है। अच्छा, ये रीजन है, ऑल्दो कि ये अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि S3 का जो एक्सेस होता है वो ग्लोबल होता है, तो यहाँ पर इसने ग्लोबल इसे सेलेक्ट किया और डिफॉल्ट में हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिएशन होगी इस बकेट की या एग्जिस्टेंस होगी, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में होगी, तो हमें रीजन सेलेक्ट करना ज़रूरी है।
अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस थे जो लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी कवर कर लिए कि पब्लिक एक्सेस क्या होता है, बकेट वर्जनिंग क्या होता है, टैगिंग क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, और ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है। डिफरेंट ऑप्शंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो डिटेल में आज नहीं जाएंगे। अगर किसी को कोई टॉपिक मजीद डिटेल में देखना है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, या जो है अगर पुराने टॉपिक्स को कवर करना है तो पिछली सेशन में देख सकते हैं कि वो क्या किया हमने उसमें। अभी हम एक बकेट कर रहे हैं विद डिफॉल्ट ऑप्शंस। जनाब, ये एक बकेट आ गई हमारी। इसके अंदर अब हम अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। मैंने गूगल किया था कि किस तरह से एक बकेट क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक कमांड हम देख लेते हैं इसकी, क्रिएट बकेट कमांड क्या होती है। अच्छा, ये देखें, कमांड है AWS S3 API क्रिएट बकेट, और ये बकेट का नाम आ गया, ये इसका रीजन आ गया, और क्रिएट बकेट कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन कांस्टेंट US वेस्ट 1। अच्छा, इसका कोई इजियर ऑप्शन भी है तो मुझे याद पड़ रहा है, अगर सामने मिल जाता है। जी, ट्राई करते हैं कमांड। टू कर भी हमने यहाँ पर रीजन, अच्छा EU है ये, US ईस्ट 1, क्रिएट बकेट कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन कांस्टेंट, ये हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इस कमांड को ट्राई करते हैं। अच्छा, इसने ये बकेट क्रिएट कर दी होगी आई गेस, कर देनी चाहिए। ठीक है, ये सेकंड बकेट आ गई है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक। अच्छा, ये बकेट जो है पब्लिक एक्सेस इसके ऊपर ऑन है, और पब्लिक एक्सेस एनीवे। अच्छा, अब चलते हैं इसके ऊपर कुछ कमांड्स कॉपी करने के लिए। हमारा फोल्डर है ये, कोई सी भी आप फाइल ले सकते हैं। अच्छा, और ये एक हमारी फाइल आ गई है, इस लोकेशन पे हम मूव करते हैं, और कमांड किस अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको चैट पे पेस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड कमांड ये है कि हमने अपलोड करना है ऑब्जेक्ट्स।
S3 कॉपी। ये रेफरेंस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ लिंक पर। अच्छा, सीपी कॉपी की लिनक्स यूजर्स जानते होंगे कि सीपी यूज होता है कॉपी के लिए। अच्छा, AWS S3 लास्ट टाइम हमने जो यूज की कमांड S3 API थी, इस दफा जो हमने यूज की है वो S3 सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है। अच्छा, और अगर आप ऑब्जेक्ट की एक्सपायरी देना चाहते हैं तो वो एक्सपायरी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं तो रिकर्सिव का एक ऑप्शन होता है। आपने यहाँ पर सोर्स दिया कि S3 बकेट से आप करंट फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं, फाइल्स कॉपी करना चाहते हैं। आप जो है करंट फोल्डर से S3 देना चाहते हैं तो डॉट को पहले कर दें और जो भी बकेट है उसका पाथ आप बाद में कर दें। ठीक है। तो हम ये करते हैं कि डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं। पहले अपने फोल्डर पे जाते हैं यहाँ पर। AWS S3 कॉपी एस्टेरिक और डेस्टिनेशन है हमारा इसी फोल्डर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे फोल्डर में स्पेस आ रहा है तो हमें कोटेशन देना पड़ जाएगा। ठीक है। ये फाइल इसने इस फोल्डर से कॉपी कर दी यहाँ पे, और S3 पे जाकर देख लेते हैं हम क्या किया इसने। ये फाइल आ गई है। अच्छा, अब हम डाउनलोड कर लेते हैं, एक दूसरे फोल्डर ले लेते हैं। डाउनलोड्स के नाम से होपफुली ये फोल्डर क्रिएट कर देगा खुद से। ठीक है। तो ये जनरली ऑप्शन है, अगर आप जो है कंप्लीट फोल्डर करना चाह रहे हैं तो
ये कुछ फाइल्स आ गई हैं इस फोल्डर, हम रिकर्सिव कॉपी कर ताकि कंप्लीट पाथ जो है अपलोड हो जाए। ठीक है, S3 पे हमने डालना है और ऑप्शन है इसका रिकर्सिव। आप कोई फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी फाइल्स जो है अपलोड हो गई होंगी अब। फोल्डर 1, ये सारी फाइल्स। एनीवे, अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने कवर करनी थी लास्ट सेशन में, जो हमने कवर नहीं की थी। एक तो हमने CLI कॉन्फ़िगर नहीं किया था, और S3 की कॉपी कमांड हमने यूज़ नहीं की थी, क्रिएट का बकेट नहीं किया था। ये कमांड्स हमने कवर कर ली हैं आज के सेशन में। अब देखते हैं कि S3 हमें मज़ीद क्या कुछ है। ठीक है, सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर चुके हैं। वेब होस्टिंग हमने कर दी थी लास्ट सेशन में। अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो लास्ट वीडियो देख सकता है। आई थिंक ये है। ये हमारा लास्ट सेशन है रिकॉर्डेड। अच्छा जनाब, अब चलते हैं S3 की बाकी प्रॉपर्टीज की तरफ। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले कवर कर ली हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अच्छा, S3 हैज़ अ सिंपल वेब सर्विस इंटरफेस दैट यू कैन यूज़। अच्छा, एक चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी AWS सर्विस से मुताल्लिक इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी APIs अवेलेबल हैं। ठीक है, आप चाहे उन्हें API से एक्सेस करें, चाहे आप जो है कंसोल से एक्सेस करें। तो जितनी भी सर्विसेज या ऑप्शंस हैं, बल्कि ज़्यादातर आपको ऑप्शन, अगर जो है CLI आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो CLI में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू UI। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं कि जो कंसोल में नहीं अवेलेबल होते हैं। अच्छा, Amazon S3 has a simple web interface that you can use to store and retrieve any amount of data. This is very important. खास तौर पे डेटा एनालिटिक्स और इस किस्म की जो सर्विसेज हैं, उनके ऊपर जो डेवलपर्स से जो टीम काम कर रही है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, अगर आपको उसकी स्टोरेज में प्रॉब्लम है, तो S3 इज वन ऑफ द suitable solutions. Store and retrieve any amount of data at any time from anywhere on the web. It gives any developer access to the same highly scalable, reliable, fast, inexpensive data storage infrastructure that Amazon uses to run its own global network of websites. ठीक है, Amazon S3 data is replicated across 3 availability zones. तो कोई भी आपकी जो बकेट होगी, उसका जो रेप्लिका होगा, वो ऑटोमेटिक 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में। जब भी उनका जो क्लेम है कि जो ड्यूरेबिलिटी है, वो क्लेम करते हैं 11 नाइन्स के इक्वल, यानी कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लूज योर डेटा। अच्छा, 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में ये किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे होते हैं,
ईच अवेलेबिलिटी जोन इज सेपरेटेड बाय मिनिमम ऑफ 1 किलोमीटर, यानी कि एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन का जो फासला होगा एटलीस्ट वो 1 किलोमीटर होगा। तो अगर नेचुरल डिजास्टर भी आता है तब भी ज़्यादा चांस है कि आपका डेटा इंटैक्ट रहेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैक्सिमम ऑफ 100 किलोमीटर, so that any localized natural disaster does not affect the durability of your data. Amazon S3 ensures fault tolerance, resiliency, and the low latency you need for your fastest performance sensitive workloads. ठीक है। अच्छा, एक अवेलेबिलिटी जोन्स में मल्टीपल डेटा सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है, और एक सिंगल डेटा अवेलेबिलिटी जोन में भी आपकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मल्टीपल कॉपीज बनी हुई होती हैं। ऐसा नहीं कि एक अवेलेबिलिटी जोन में एक ही कॉपी बनी हुई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मजीद इसके अंदर सिक्योरिटी चाह रहे हैं या बिल फॉर ड्यूटी एनी रीजन, ओवरऑल रीजन अगर डाउन हो जाता है, जैसे अभी पिछले 3-4 दिन पहले जो है ओरिगॉन वाला जो कंप्लीट रीजन था वो डाउन हो गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन खैर वो रिकवर हो गया फौरी तौर पे, लेकिन देयर वाज अ डाउन टाइम देयर। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल है और आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका सिस्टम जो है प्रेफर 99.99% अवेलेबल होगा, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका कोई एक सर्विस भी वो डाउन हो फॉर सम टाइम। तो उसके लिए अगर आप रेप्लिकेशन चाहते हैं तो रेप्लिकेशन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटा सेंटर्स की हमने बात कर ली, फिर बकेट वर्जनिंग हमने लास्ट टाइम देख ली थी ऑलरेडी, ठीक है। बकेट वर्जनिंग अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस सेशन में मजीद उन एरियाज पे नहीं जाना चाह रहा। हम जिन एरियाज पे जो है आज ज़्यादा फोकस करेंगे वो इसकी ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल है। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल है कि ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल किस तरह से कंट्रोल की जाती है, और अ, इसकी स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों कुछ जो है लिंक्स भी शेयर किए थे ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे। उसके अंदर मैंने S3 EFS और दूसरी स्टोरेज रिलेटेड सर्विसेज से मुतालिक कुछ लिंक्स थे वो। उसका रीज़न ये था कि 2 तारीख को स्टोरेज डे के तौर पे अमेज़न ने मनाया उसे, और उसके अंदर जो स्टोरेज रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं तो वो भी उन्होंने शेयर की हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप उन लिंक्स को भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके अंदर जो अपडेट्स आई हैं। एनीवे, स्टोरेज क्लासेस की तरफ मूव करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इन Amazon S3 हैज अ स्टोरेज क्लास। ईच ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो S3 है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, वो जनरल ब्लॉक स्टोरेज नहीं है। ब्लॉक स्टोरेज आपको अगर अंदाजा हो कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है जनरली सेक्टर्स के अंदर हम उसको फॉर्मेट करते हैं, उस हर सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, तो दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड ब्लॉक स्टोरेज। ये जो S3 है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें इसमें, यहाँ पे जैसे की दे रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट के मुतालिक इम्पॉर्टेंट है, वो ये अभी तो यहाँ पे फोल्डर नहीं है, मैं किसी सब फोल्डर में जाता हूँ और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से ये क्रिएट फाइल नेम क्रिएट करता है। तो ये फोल्डर के अंदर हम मौजूद हैं, फोल्डर 1 माई फाइल 1.txt। ये फोल्डर नेम जो है इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ की, ठीक है। अगर आप एक्सेस कर रहे हैं किसी फाइल को, तो की कंप्लीटनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स पब्लिक नहीं है तो इन यूआरएल्स पर अगर आप जाएंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। एक्सेस डिनाइड। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक और जो है ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है टेम्पररी एक्सेस आप अलाउ कर सकते हैं, वो हम देते हैं।
प्री साइंड यूआरएल्स के थ्रू। ठीक है, प्री साइंड यूआरएल्स का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट है किसी वेबसाइट पर शो होना है। अब वेबसाइट पर तो पब्लिक के होना ज़रूरी है ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो जितना आपको ऑब्जेक्ट या इमेजेस या और जो भी कंटेंट है उसको फैच करने में टाइम लग सकता है। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि कोई बड़ी फाइल है, फॉर एग्जांपल 5 MB की, तो उसको मैक्सिमम 1 मिनट अगर लग सकता है, तो आप मार्जिन रख के 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम रख सकते हैं कि उस टाइम तक ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो सके। तो 5 मिनट आप उसका एक्सपायरी डेट दे सकते हैं फ्रॉम करंट टाइम। तो उस 5 मिनट के लिए ये यूआरएल अवेलेबल होगा, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट उस यूआरएल से एक्सेस नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये डॉट नेट का कोड है और दूसरी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है कि प्लीज एंड यूआरएल क्रिएट किस तरह से करते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये बकेट नेम आ गया, ऑब्जेक्ट नेम आ गया आपका, ये इसका S3 क्लाइंट ऑब्जेक्ट आ गया, रीजन एंड पॉइंट आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपने Amazon S3 क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बकेट रीजन आपने इनपुट कर दिया इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में, ये ऑब्जेक्ट आ गया। और ये यूआरएल जो है, यूआरएल स्ट्रिंग जनरेट प्री साइन यूआरएल स्ट्रिंग टाइम और ड्यूरेशन, यहाँ पे आपने टाइम और ड्यूरेशन दे दी इन फॉर्म ऑफ डबल। ठीक है। अच्छा, टाइम और ड्यूरेशन यहाँ पर क्या है, ये 12 है। स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग द प्री साइन यूआरएल लास्ट इन आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है। आप जो है करंट डेट टाइम से जो भी टाइम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ऐड मिनट्स कर लिया है, तो उस जो है आपने ऐड मिनट्स किया और यहाँ पे आपने 5 पास कर दिया, तो 5 मिनट के लिए ये आपका जो है अवेलेबल हो जाएगा यूआरएल। अच्छा, जनरेट रिसेंट यूआरएल रिक्वेस्ट है, आपने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहले, और उसके अंदर बकेट नेम दिया, की नेम दी, एक्सपायरी दी उसकी, और S3 क्लाइंट और गेट प्रीसाइन यूआरएल। तो ये यूआरएल आ जाएगा आपके पास, जो कि इस यूआरएल से डिफरेंट होगा। ये जो यूआरएल देख रहे हैं हम, इससे डिफरेंट होगा, और वो यूआरएल आप जो है किसी भी वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे आप जो है दे सकते हैं। मैं इसका एक यूज़ केस बताता हूँ, हमने अपनी एप्लीकेशन में किस तरह से यूज़ किया। हमारी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन थी एक दूसरी एप्लीकेशन के साथ, तो हमने जो अपने ऑब्जेक्ट्स थे या फाइल्स थी, उन पीडीएफ फाइल्स थी वो, उनको हमने अपनी बकेट्स में स्टोर किया हुआ था, और वो फाइल्स जो है किसी दूसरे सिस्टम में कॉपी होनी थी एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन। जब जब इंटीग्रेशन हो या डेटा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस रन हो उस टाइम पे, तो हमने प्रीसेंट यूआरएल क्रिएट किया। आई थिंक 30 मिनट्स का टाइम रखा, तो हो सकता है उसके अंदर डिले हो, जो थर्ड पार्टी सिस्टम है उसको एक्सेस करने में। तो 30 मिनट्स का हमने टाइम ड्यूरेशन रखा एक्सपायरी के लिए, और उसको ये यूआरएल हमने सेंड कर दिया, और उस सिस्टम ने फिर उस फाइल को वहां से डाउनलोड कर लिया और फिर वो उनके पास स्टोर हो गई। ठीक है। और अगर आप जो है परमानेंट यूआरएल चाह रहे हैं, तो परमानेंट यूआरएल जो है यहाँ से नहीं होगा, रीसेंट यूआरएल से। इसके लिए आपको कोई दूसरा मैकेनिज्म लेना होगा। उसके लिए हम जो है एक्सेस पॉइंट्स दे सकते हैं। एक्सेस पॉइंट्स से क्या होते हैं कि आप कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन सामने रखते हुए कुछ आप जो है राइट्स असाइन कर सकते हैं उन एक्सेस पॉइंट्स को, और उन एक्सेस पॉइंट्स में मतलब सिंगल, फॉर एग्जांपल आपका यूज केस इस तरह से कि मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, और मल्टीपल क्लाइंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स को आपके एक्सेस कर रहे हैं, और हर क्लाइंट के डिफरेंट राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट फोल्डर्स में आपने हर क्लाइंट का डेटा रखा हुआ है, हर क्लाइंट के लिए सेपरेट फोल्डर, तो आप जो है एक्सेस पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर एक्सेस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर क्लाइंट को आप राइट्स दे सकते हैं कि भाई तुम्हारा जो रोल है वो सिर्फ इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। एनीवे, आज फिलहाल हम इस टॉपिक पे डिटेल में नहीं जाते, हमें जो मेन जो पॉइंट डिस्कस करना था वो है स्टोरेज क्लासेस। अच्छा, ये पीस एंड यूआरएल्स हमने देख लिया। हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे इसकी ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक।
अच्छा, स्टोरेज क्लासेस के लिए यहाँ पे मैंने एक लिंक निकाला हुआ है। ये लिंक, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप देखिए कि सबसे पहली जो क्लास है वो है S3 स्टैंडर्ड, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर, S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, S3 आउटपोस्ट। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो है इनकी ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी 11.9 से तमाम क्लासेस के अंदर अवेलेबिलिटी 99.99% है। अगर ये 99.9 आप इस क्लास में अगर देख रहे हैं तो आप, या इस क्लास में 99.5 आप देख रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी क्लाइंट को अपने एसएलए में लिख सकें। अगर आप इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर है कि जो S3 या AWS क्लेम कर रहा है आप उसी ये जो है मार्जिन में रहें। अच्छा, अवेलेबिलिटी एसएलए जो है वो एसएलए इनका ये है, अवेलेबिलिटी जोन्स 3+, 3+, 3+, वन जोन, S3 वन जोन इन फ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, तो नाम से जाहिर है वन जोन, तो ये वन जोन में है। ग्लेशियर, ये भी 3+ अवेलेबिलिटी जोन्स में, ये भी अवेलेबिलिटी 3+ है। मिनिमम कैपेसिटी जो है, कोई मिनिमम जो है कैपेसिटी चार्जेस नहीं है, आई मीन लिमिट नहीं है, कैपेसिटी लिमिट। अच्छा, जो मिनिमम चार्जेस होंगे वो 128 केबी के होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी 10 MB की 10 KB की फाइल है तो उसके ऊपर भी जो मिनिमम चार्ज होगा 128 KB के हिसाब से होगा। ठीक। अच्छा, ग्लेशियर के अंदर 40 KB, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स होते हैं जो मेटा डेटा रखने के लिए ये स्टोर करता है। तो इसलिए इसके अंदर जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट होता है वो 32 बाइट के आसपास होता है, और जो है मजीद जो बाइट्स वो रखता है ये देखना पड़ेगा एक्चुअली जो 32 है या कोई और फिगर है। एनीवे, तो कुछ जो है फाइल्स के लिए मेटा डेटा रखता है और बाकी मतलब कुछ कैपेसिटी ये मेटा डेटा के लिए रखता है, मेटा डेटा इंफॉर्मेशन के लिए। इवन अगर आपका फॉर 10 किलोबाइट का भी फाइल है तो जो मेटा डेटा इंफॉर्मेशन ये रखेगा उसके लिए तो वह उतना ही चार्ज होगा। अच्छा, मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप स्टैंडर्ड में रख रहे हैं या इंटेलिजेंट टियरिंग में रख रहे हैं तो मिनिमम ड्यूरेशन, ये मेरे ख्याल से रिसेंट चेंज आया है। मैं इस चीज़ को कंपेयर करूं अपने पास स्लाइड में। इंटेलिजेंट टेयरिंग के देखें, मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन 30 डेज था। अभी जो 2 तारीख को इन्होंने जो लॉन्चिंग किया उसके अंदर मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, इंटेलिजेंट टीयरिंग पे से भी हटा दिया इसमें। मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ये 2 चेंजेस उन्होंने किए हैं अभी रिसेंटली इंटेलिजेंट टीयरिंग के एरिया में, तो मैंने आर्टिकल शेयर किया है फेसबुक ग्रुप पे। ठीक है, इसमें ये चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो मिनिमम कैपेसिटी चार्जेस में चेंज कर दिया इंटेलिजेंट टीयरिंग में। इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या होती है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन चार्जेस इन्होंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया यहाँ पे। अच्छा, बाकी की जो S3 स्टैंडर्ड है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इसमें 30 डेज है, इसमें 30 डेज है, इसमें 90 डेज है ग्लेशियर के अंदर, और इसमें ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर 180 डेज है। अच्छा, रिट्रीवल चार्जेस इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे।
कि आपके पास रिट्रीवल के कोई चार्ज हों, आपके पास स्टोरेज के तो चार्जेस हैं लेकिन रिट्रीवल के चार्जेस नहीं है, लेकिन बाकी दूसरी क्लासेस के अंदर जो रिट्रीवल चार्जेस हैं वो पर जीबी लग रहे होंगे। ठीक है, अगर आप का केस बिजनेस यूज केस आपका इस तरह से है कि रिट्रीवल ज़्यादा है, तो ये बाकी क्लासेस जो है बहुत सोच समझ के आपको यूज़ करनी होंगी। और अगर आपका रिट्रीवल ज़्यादा है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड या इंटेलिजेंट टियरिंग यूज़ करें, या आप अननोन है तो इंटेलिजेंट टियरिंग आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट टियरिंग क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को मॉनिटर कर रहा होता है, उसकी एक्सेस को, और इस मॉनिटरिंग के ये चार्जेस ले रहे होते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या किस तरह से वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये मॉनिटरिंग के चार्जेस दे रहे होते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट अगर जो है बहुत ही कम एक्सेस हो रहा है तो उसको उसकी पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से ये अमेजोन या AWS खुद से मूव करता रहेगा। अच्छा, मिली सेकेंड लेटेंसी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो डीप आर्काइव या ग्लेशियर है, इसके अंदर देखें लेटेंसी मिनट्स और आवर्स बेस्ड ऑन जो भी आपने रिक्वेस्ट फॉर रिट्रीवल है, वो जब आपने जनरेट करनी है तो उस टाइम आप देंगे इसे। ठीक है, और ये मिनिमम जो है वो आवर्स में, आई थिंक 5 आवर्स मिनिमम है जो डीप आर्काइव है। ठीक है, अगर आप बहुत इमरजेंसी केस है कोई, तो उसके अंदर आप जो है इसको स्पेशल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं उसमें भी, लेकिन आई थिंक आवर्स तो लगेंगे ही। ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट्स में आपको अवेलेबल हो जाए। तो उस किस्म का स्टोरेज जिसके अंदर आपका डेटाबेस बैकअप्स या और किस्म की बैकअप्स इंफॉर्मेशन है जिसको आपको लगता है कि आप क्लाइंट को या यूजर्स को फौरी तौर पे डेटा अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, तो उन केसेस में तो आप इन एरियाज में जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो लेटेंसी के अलावा एक लाइफ टाइम भी है उस ऑब्जेक्ट की रिट्रीवल का। आपने फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट तो कर दी, अब वो लाइफ टाइम अवेलेबल नहीं होगा रिट्रीवल के लिए। आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मुझे 5 घंटे के लिए ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 5 घंटे के लिए वो अवेलेबल होगा, और उसके बाद वो एक्सेसिबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर दोबारा एक्सेस करना है तो दोबारा से आप रिट्रीवल की रिक्वेस्ट रेज करेंगे, जिसके ऊपर फिर दोबारा से चार्जेस होंगे। ठीक है, जितना आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे पर रिक्वेस्ट चार्जेस। ठीक है, स्टोरेज टाइप ऑब्जेक्ट है, लाइफ टाइम ट्रांजिशन। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से मैंने बताया था S3 जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, अगर आपका केस ऐसा है कि आप चाहते हैं कि मुझे सिस्टम के साथ या एज ए हार्ड डिस्क हम इसको अटैच करना चाहते हैं, तो वो चीज़ S3 के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इसी जैसी प्रॉपर्टीज एक दूसरी सर्विस है EFS के नाम से, इलास्टिक फाइल स्टोरेज। तो इलास्टिक फाइल स्टोरेज के अंदर ऑलमोस्ट इसी जैसी कैपेबिलिटीज हैं। तो आप अगर हार्ड डिस्क के तौर पर अटैच करना चाहते हैं या नेटवर्क स्टोरेज के तौर पर अटैच करना चाहते हैं, तो वो EFS को आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, एक और दूसरी सर्विस है जिसके ज़रिए से आप इसको जो है एज़ FTP के तौर पे होस्ट कर सकते हैं। सिक्योर FTP या FTPS, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स FTP के, आप उसके थ्रू वो कर सकते हैं। अच्छा, ये चार्ट, इस चार्ट का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, ये लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका, तो मैं अपडेटेड नहीं दे रहा। इस स्लाइड के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा ऑल दो। अच्छा, इन क्लासेस को थोड़ा सा मजीद अब डिटेल में देखते हैं। स्टोरेज क्लासेस फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बात जहन में रहे कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस ऑब्जेक्ट्स के लिए आप कौन सी क्लासेस जो है यूज करें। अच्छा, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसको हम भी पढ़ते हैं, इस नोट को जहन में रखिएगा। For performance sensitive use cases, those that require millisecond access time, ठीक है, अगर आपको millisecond access time चाहिए and frequently access data, Amazon S3 provides the following storage classes. S3 standard, the default storage class. If you don't specify the storage class, so when you upload an object, जिस तरह से अभी हमने अपलोड किया फाइल्स को, तो उसमें हमने स्टोरेज क्लास नहीं बताई, लेकिन जब आप UI से कर रहे होते हैं तो UI में भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन वो डिफॉल्ट में हिडन होता है, उसको ऑन करना होता है, ऑप्शन को कोलैप्स्ड होता है। अच्छा,
If you don't specify the storage class when you upload an object, Amazon S3 assigns the S3 standard storage class. ठीक है. एक दूसरी क्लास है reduced redundancy. The reduced redundancy storage class is designed for non-critical reproducible data. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब आपका डेटा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए और ऐसा हो जिसको आप रिप्रोड्यूस कर सकें. ठीक है. अदरवाइज अगर आपका डेटा क्रिटिकल है या आपको लगता है कि मुझे अगर लॉस हो जाता है तो रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ सकती है इस डेटा को, तो आप इसके अंदर जो है रिड्यूस रिडंडेंसी की क्लास में स्टोरेज ना करें. Data that can be reproducible data that can be stored with less redundancy than the S3 standard storage class. ठीक है. redundancy जो है less होगी इसके अंदर. reduce redundancy से मुराद ये है कि ये one zone में स्टोर होगा. अच्छा, we recommend that you not use this storage class. ठीक है, ये reduce redundancy के मुतालिक बात कर रही है. The S3 standard storage class is more cost effective. किसी भी स्टोरेज क्लास को चूज करने का मकसद यही होता है कि उसके अंदर आपकी कॉस्ट जो है मिनिमम हो. तो अगर आपकी कॉस्ट भी जो है ज्यादा आ रही है तो क्या जरूरत है रिड्यूस रिडंडेंसी की तरफ जाने की. For durability, reduce RSS, reduce redundancy storage objects have an average annual expected loss of 0.01. ठीक है. अब क्योंकि जो है वन जोन स्टोरेज है तो वन जोन स्टोरेज के अंदर लॉस के चांसेस हैं. अगर बिलफर्ज पूरा डेटा सेंटर या पूरा जो है अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रॉय हो गया है तो देयर इज स्टिल चांस. If an RSS object, reduced redundancy storage object, is lost when requests are made to that object, Amazon S3 returns 405 error. ठीक है, ये HTTP error कोड है. अच्छा, रिड्यूस रिडंडेंसी क्लास जो है ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से डिफरेंट है. ठीक. अच्छा, स्टोरेज क्लासेस फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ऑब्जेक्ट्स. The S3 is standard infrequent access. S3 one zone infrequent access storage classes are designed for long-lived and infrequently accessed data. ठीक है, आपका अगर जो है infrequent access data है जो कि आप लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इन क्लासेस के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं. इनफ्रीक्वेंट मतलब फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि महीने में एक या दो दफ़ा जो है रिट्रीवल है तो एक आध दो दफ़ा की रिट्रीवल इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, या आप समझते हैं हर 2-3 महीने के बाद आपको डेटा की रिट्रीवल की ज़रूरत है तो आप जो है उसके अंदर या तो ग्लेशियर चूज कर सकते हैं या फिर जो है स्टैंडर्ड एंड फ्रीक्वेंट एक्सेस. लेकिन अब ये क्योंकि मिलीसेकंड जो है लेटेंसी है इसके अंदर और जो ग्लेशियर है उसके अंदर मिलीसेकंड लेटेंसी नहीं है, उसके अंदर आपको मिनट्स टू आवर्स लग सकते हैं रिट्रीवल के अंदर. तो ये एक डिफरेंस है. अदरवाइज अगर आप तो मिलीसेकंड स्टोरेज है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसी क्लास की तरफ जाएं. अच्छा, and S3 one zone infrequent access objects are available for milliseconds access similar to S3 standard storage class. Amazon S3 charges a retrieval fee for these objects. ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि चार्जेस दे रहा होता है रिट्रीवल के. Amazon S3 charges a retrieval fee for these objects, so they are most suitable for infrequent access data. For pricing information आप यहाँ इस लिंक पे चले जाएं. For example, you might choose. अच्छा, ये क्योंकि वो है इमेज है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो मैंने ये लिंक शेयर किया है. इसकी प्राइसिंग वगैरह भी इस लिंक पे आप जा सकते हैं प्राइसिंग्स के लिए. For example, you might choose S3 standard infrequent access and one zone infrequent access storage classes to do the following. For storing backups for old data that is accessed infrequently but that still require millisecond access. ठीक है, तो ये millisecond access नहीं है जरूरत आपको तो आप ग्लेशियर में चले जाओ, आपको और सस्ता पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अपलोड डेटा यू माइट चूज द S3 standard storage class and use lifecycle configuration to tell Amazon S3 to transition the objects
to the S3 standard infrequent access और S3 one zone infrequent access। अच्छा, यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन की ये बात कर रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं बस एक आपको उसका वो बताता हूँ एरिया। मैनेजमेंट लाइफ साइकिल रूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट लाइफ साइकिल रूल करेंगे, यहाँ पर दे सकते हैं, इसके ऊपर अभी आते हैं। अच्छा, and use lifecycle configuration to tell Amazon S3 to transition the objects to the S3 standard infrequent access or S3 one zone infrequent access classes। अच्छा, अब आ जाते हैं S3 standard infrequent access। Amazon S3 stores the object data redundantly across multiple geographically separated availability zones। ठीक है, जैसा हमने देखा कि जियोग्राफिकली किस तरह से सेपरेट होता है कि एटलीस्ट जो है 1 किलोमीटर का फासला होता है वन जोन टू अनदर। Similar to S3 standard storage classes, S3 standard infrequent access objects are resilient to loss of an availability zone। यानी कि अगर पूरा का पूरा availability zone भी लॉस हो जाता है तब भी आपका जो है ये resilient है। अच्छा, this storage class offers greater availability and resiliency than S3 one zone infrequent access classes। ठीक है, S3 वन जोन के मुकाबले में S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो है ज़्यादा रिजिलियंट है, क्योंकि ये 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में स्टोर होता है और ये वन जोन में स्टोर होता है। और अगर आप जो है लॉस बेयर कर सकते हैं तो आप इसको वन जोन में कर दें, आपके पैसे मजीद बच सकते हैं। S3 one zone infrequent access। Amazon S3 stores the object data in one availability zone, which makes it less expensive than S3 standard infrequent access. However, the data is not resilient to the physical loss of availability zone resulting from these disasters such as earthquake and flood। ठीक है। अच्छा, the S3 one zone storage class is as durable as a standard infrequent access, but it is less available and less resilient for a comparison of storage classes ड्यूरेबिलिटी। अब यहाँ पे आप ड्यूरेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, ये वही चार्ट है जो हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, इसी चार्ट की बात कर रहा है। अच्छा, वी रिकमेंड द फॉलोइंग। S3 स्टैंडर्ड infrequent access use our primary or one copy of data that can't be recreated। ठीक है, अगर रिक्रिएट नहीं हो सकती और आपके पास एक ही कॉपी है तो आप स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस लें, क्योंकि 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपी करेगा। और S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस यूज इफ यू कैन रिक्रिएट द डेटा। ठीक है, इफ द अवेलेबिलिटी जोन फेल्स एंड फॉर ऑब्जेक्ट रेप्लिकास व्हेन सेटिंग S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ठीक है, या तो आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इनेबल कर दें। स्टोरेज क्लासेस फॉर आर्काइविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को आर्काइव करने के लिए आप ये स्टोरेज क्लासेस यूज कर सकते हैं। The S3 Glacier Deep Archive storage classes are designed for low cost data archiving। ठीक है, अगर सिर्फ आर्काइविंग है तो आप इन क्लासेस को आंख बंद करके आप चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको शाज़ और नादरी का भी डेटा रिट्रीवल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेफ रहे। These storage classes offer the same durability and resiliency as the S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास। ठीक है, resiliency और durability सेम है। फॉर कंपैरिजन आप उसी चार्ट पे चले जाएं। These storage classes differ as following। इन दोनों में क्या फर्क है वो वैसे तो हमने चार्ट में देख लिया कि क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। Used for archives when portion of the data might need to be retrieved in minutes। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रहे कि ग्लेशियर मिनट्स के अंदर जो है डेटा रिट्रीवल को देते हैं, मिली सेकेंड्स में नहीं, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। Data stored in S3 Glacier storage class has a minimum storage duration period, which is 90 days, and can be accessed in as little as 1 to 5 minutes
यूजिंग एक्सपेक्टेड रिट्रीवल एक्सपीडाइटेड अगर आप करते हैं तो 1 से 5 मिनट में आपको मिल सकता है। इफ यू हैव डिलीटेड ओवर रिटन और ट्रांजिशन टू अ डिफरेंट स्टोरेज क्लास एंड ऑब्जेक्ट बिफोर द 90 days, ठीक है, अगर आप उससे पहले इसको ट्रांजिशन करते हैं या आप ओवरराइट कर देते हैं, यू आर चार्ज फॉर 90 days, ठीक है, ये चीज ध्यान में रहे। For S3 Glacier Deep Archive, use for archiving data that rarely needs to be accessed. ठीक है, that is stored data stored in the S3 Glacier Deep Archive storage class has a minimum storage duration which is 180 days. अच्छा, जो डिफॉल्ट रिट्रीवल टाइम है वो 12 आवर्स है। यहाँ पे अगर आप एक्सपीडाइट करते हैं तो तब आपको जो है 1 से 5 मिनट में मिल सकता है, और ये जनरल रिट्रीवल टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है डीप आर्काइव में। इफ़ यू हैव डिलीटेड ओवर रिटन और ट्रांजिशन बिफोर द 180 days, तो क्या होगा, आपको टोटल 180 डेज के ही चार्जेस लगेंगे। अच्छा, डिट S3 Glacier Deep Archive is the lowest cost storage option in AWS. S3 storage cost for S3 Glacier Deep Archive are less expensive than Glacier. You can reduce S3 Glacier Deep Archive retrieval cost by using bulk retrieval, यानी कि आप सिंगल रिक्वेस्ट करें, उसके अंदर सिंगल रिक्वेस्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप देते हैं, यूजिंग द बल्क रिट्रीवल विच रिटर्न्स डेटा विद इन 48 आवर्स। ठीक है, अभी 48 आवर्स एक अच्छा खासा टाइम है, तो इस टाइम ड्यूरेशन का आप ध्यान में रखें। ठीक है सलमान, आपको ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, स्टोरेज class for automatically optimizing data with changing or unknown access pattern। अच्छा, अब इंटेलिजेंट टेयरिंग की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आपको एक्सेस पैटर्न नहीं पता है अपने ऑब्जेक्ट्स की, आपको नहीं पता है कब आपको जरूरत पड़ सकती है ऑब्जेक्ट्स की, या आप जो है क्लाइंट्स के लिए आप कोई ऐसा स्टोरेज मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसमें आपको खुद नहीं पता कि क्लाइंट्स कितना स्टोर करेगा डेटा, तो उस केस में या कब कब रिट्रीव करेगा उस किस्म के डेटा को, तो आप इन ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। S3 Intelligent Tiering is an Amazon S3 storage class designed to optimize storage cost by automatically moving the data to the most cost effective access tier। ठीक है, वो देखेगा कि आपका रिट्रीवल पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को मूव करता रहेगा। विदाउट ऑपरेशनल ओवरहेड, इट इज द ओनली क्लाउड स्टोरेज दैट डिलीवर्स ऑटोमेटिक कॉस्ट सेविंग बाय मूविंग डेटा ऑन अ ग्रैन्युलर ऑब्जेक्ट लेवल बिटवीन एक्सेस टियर्स व्हेन एक्सेस पैटर्न चेंजेस। ठीक है, S3 Intelligent Tiering is the perfect storage class when you want to optimize storage cost for data that has unknown or changing access pattern। ठीक है, जैसे जैसे आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑब्जेक्ट स्टोर किया, 1 महीना आपका बहुत ज़्यादा उसका यूज़ फॉर रिट्रीवल फ्रीक्वेंट हो रही है, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी रिट्रीवल आपकी नहीं होती। ठीक, तो वो उसको मॉनिटर करेगा कि आपने लास्ट एक्सेस कब किया है, उसको मॉनिटर करते हुए उसको उसकी रिलेवेंट स्टोरेज क्लास में मूव कर सकता है ताकि आपकी कॉस्ट सेव हो सके। फॉर स्मॉल मंथली ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक automation fee, S3 intelligent tiering monitors the access pattern and move the object automatically from one tier to another। It works by storing objects in 4 access tiers। ठीक है, टू लो लेटेंसी एक्सेस टेयर्स, 2 लेटेंसी एक्सेस टेयर्स यही हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। टू लो लेटेंसी एक्सेस टेयर्स optimized for frequent and infrequent access, and two opt-in archive access टेयर। ये opt-in वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मिलेगा। इंटेलिजेंट टेयरिंग आर्काइव का
कॉन्फ़िगरेशन ये इस ऑप्टन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं एंड यानी कि टोटल 4 टियर्स हो गए ना आपकी ये, 2 इन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। Objects that are uploaded or transitioned to S3 intelligent tiering are automatically stored in the frequent access tier. S3 intelligent tiering works by moving access patterns and then moving the objects that have not been accessed in 30 consecutive days to infrequent access tier. ठीक है, infrequent access में उस वक्त मूव कर देगा जब 30 days के अंदर तक वो consecutive 30 days तक वो access नहीं होता है. You can also choose to activate one or two of the archive options. ठीक है, आप चूज कर सकते हैं, ये वही ऑप्टन वाली बात. After you activate one or two of the archive access tiers, S3 intelligent tiering automatically moves objects that haven't been accessed for 90 days. अगर 90 days तक access नहीं हुआ consecutively तो archive access tier में डाल देगा, और अगर same as कौन सा same as ग्लेशियर. ठीक है, अच्छा, और अगर 180 डेज तक एक्सेस नहीं होता तो फिर ये डीप आर्काइव में डाल देगा. ठीक है, अच्छा चलते हैं इसको कॉन्फ़िगर करते हैं. सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह से उसकी क्लास सेट कर सकते हैं. ठीक है, ये फाइल हमने दी यहाँ पर और इसकी परमिशंस और डेस्टिनेशन डिटेल्स ये आ गई, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आ गई स्टोरेज क्लास. ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स दे भी रहा है ताकि आप एट द टाइम ऑफ स्टोरेज इसको देख लें. तो इंटेलिजेंट टेयरिंग में आप डालना चाहते हैं तो इंटेलिजेंट टेयरिंग में आप डाल दें इसको, और पर ऑब्जेक्ट फीस अप्लाई फॉर ऑब्जेक्ट्स 128 KB. ठीक है, 128 KB के हिसाब से फीस अप्लाई होगी. ठीक है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ऑन जोन. अब अगर हम इंटेलिजेंट टेयरिंग करते हैं इसको और यहाँ पे हम इसे अपलोड कर देते हैं और ये फाइल हमारी अपलोड हो गई. ठीक है, ये इसकी क्लास दिखा रहा है स्टैंडर्ड, और ये इंटेलिजेंट टेयरिंग, ये क्योंकि फोल्डर है, और फोल्डर और प्रीफिक्स जो है अल्टरनेटिवली यूज हो रहे होते हैं. तो कहीं प्रीफिक्स का वर्ड कहीं पर आता है अगर, तो आप समझ जाएं कि ये फोल्डर की बात हो रही है. ठीक है, अच्छा अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल दिया है, ऑल्दो कि ये 0 बाइट है. अच्छा, और यहाँ पे आप चलते हैं हम लाइफ साइकिल की तरफ. अच्छा, इनफ्रीक्वेंट इंटेलिजेंट टेयरिंग में हमने डाल दिया. अब ये S3 इसको खुद से मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करके इसकी क्लास को एडजस्ट करेगा. अच्छा, अगर हम इंटेलिजेंट टेयरिंग नहीं लेते और हम खुद अपनी लाइफ साइकिल डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट में आकर लाइफ साइकिल रूल डिफाइन कर सकते हैं. क्रिएट लाइफ साइकिल, इस रूल का नाम पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स. ठीक है, यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं प्रीफिक्स की, जैसे मैंने बात की थी कि आप यहाँ पे फोल्डर नेम प्रीफिक्स जो है अल्टरनेटिवली यूज हो रहा होता है, तो आप यहाँ पे फोल्डर नेम तो खैर मन नहीं यूज कर रहे होते ये, लेकिन प्रीफिक्स ही यूज कर रहे होते हैं. लेकिन आप समझ जाएंगे फोल्डर नेम की बात हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे आप अपना फोल्डर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ DB आर्काइव्स. टैग्स लगाना चाहे लगा सकते हैं. ट्रांजिशन, अच्छा अब ये रूल है, ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेस. ठीक है, करंट वर्जन को अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं, प्रीवियस वर्जन को अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ऑल्दो कि हमने भी जो है
वर्जनिंग इनेबल नहीं किया, अगर वर्जनिंग इनेबल हो तो आप प्रीवियस वर्जन के मुताबिक भी आप डिसीजन ले सकते हैं मुतालिक। अच्छा, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, परमानेंटली डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। डिलीट एक्सपायर्ड, डिलीटेड, डिलीट मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर वर्जनिंग इनेबल्ड है और आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है, उसके ऊपर डिलीट मार्कर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिलीट एक्सपायर डिलीट मार्कर। ठीक है, डिलीट मार्कर एक्सपायर करने के लिए और कम इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड। ठीक है, इसको डिलीट करने के लिए। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। करंट वर्जन को अगर हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोरेज क्लास ट्रांजिशन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आप डाल दें फॉर एग्जांपल 15 कंसेक्यूटिव डेज तक अगर एक्सेस नहीं होता है तो मिनिमम ऑफ 30 डेज इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांजिशन। अच्छा, मिनिमम 30 डेज, तो 30 कर लेते हैं इसको। अगर हम 40 करना चाहें 40 कर सकते हैं, तो मिनिमम 30 डेज है तो 30 कर लेते हैं, लेट्स से। ठीक। अच्छा, करंट वर्जन को हमने यहाँ पर कहा कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव कर दें 30 डेज अगर नहीं होता है तो। अच्छा, इंटेलिजेंट टेयरिंग में मूव करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट टेयरिंग आप चूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टेयरिंग में हम कहते हैं कि भाई 40 डेज के बाद इंटेलिजेंट टेयरिंग में डाल दें। अच्छा, इसमें भी मिनिमम 30 डेज है, 30 डेज इस 30 डेज के बाद 30 डेज हैं। द इंटीजर वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंट टेयरिंग मस्ट बी एटलीस्ट 30 डेज मोर देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड फ्रीक्वेंट एक्सेस, तो इससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, एक और ऐड कर लेते हैं। तो वन जोन अवेलेबिलिटी जोन में जो है कब आप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 60 कर देते हैं इसको। तो ये आप पूरा एक रूल बनाकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसके हिसाब से ये हमें दिखा देगा कि करंट वर्जन का जो एक्शन होगा 0 डेज पे होगा ऑब्जेक्ट्स अपलोड के साथ, और 30 डेज अगर गुजर जाएंगे तो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चला जाएगा, और उसके ऊपर अगर मजीद 30 डेज गुजर जाएंगे तो इंटेलिजेंट टेयरिंग के ऊपर चले जाएगा, और उसके ऊपर 30 डेज 60 डेज गुजर जाएंगे तो वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चले जाएगा। ठीक है, ये आपने, ठीक है, ये एक रूल हमारा बन गया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर जो है आर्काइविंग नहीं ली। अब लेट्स से हम आर्काइविंग का ऑप्शन इनेबल करते हैं। ग्लेशियर में अगर आप डालना चाहते हैं, आप कहते हैं कि भाई 180 डेज के बाद, या यहाँ पर आप कहते हैं 365 डेज के बाद डीप आर्काइव में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे एक नोट इन्होंने दिया है, ट्रांजिशनिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, अगर आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ग्लेशियर डिलेशियर डीप आर्काइव विल इनकर अप पर ऑब्जेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे हैं तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ठीक, you will be charged for each object you transition to S3 Glacier or Deep Archive. A fixed amount of storage is also added. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के साथ एक जो है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था, मेटा डेटा एसोसिएट हो जाता है। A fixed amount of storage is also added to each object to accommodate metadata for managing the objects which increase storage cost। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका 6-8 जो है केबी का डेटा है, उसके अंदर मजीद जो है मेटा डेटा का डेटा ऐड हो जाएगा तो वो छोटे ऑब्जेक्ट का साइज इटसेल्फ बढ़ जाएगा। यू कैन रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू ट्रांजिशन बाय यूजिंग प्रीफिक्स टैग्स और वर्जन। ठीक है, ये ऑप्शंस आप यूज करते हुए, प्रीफिक्स का ऑप्शन तो यहाँ पर आ रहा है,
ठीक है। टैग्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वो टैग्स लें जिसके अंदर फाइल टाइप आपने अपनी मर्जी का फाइल टाइप ले लिया और हमने कहा कि हम जिस फाइल के ऊपर जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आर्काइव पुट करें सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये वर्क करे। ठीक है। तो ये आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। वर्जन आप बता सकते हैं कि वर्जन किस तरह से यूज करनी है। और बाय एग्रीगेटिंग ऑब्जेक्ट बिफोर ट्रांजिशनिंग दैम, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को आप एग्रीगेट कर सकते हैं। और रिव्यू द टेबल ऑन रिक्वेस्ट एंड डेटा रिट्रीवल, ठीक है, आप इस टेबल को देख सकते हैं डेटा रिट्रीवल के लिए। रिक्वेस्ट डेटा रिट्रीवल, ठीक है। यू पे फॉर रिक्वेस्ट मेड अगेंस्ट योर S3 bucket and objects S3 request costs are based on request type। ठीक। अच्छा, अब ये इसकी आर्काइविंग की रिक्वेस्ट की है कॉस्ट डेटा रिट्रीवल की। अच्छा जनाब, तो ये आपने पढ़ लिया, आपने इसको एक्नॉलेज कर दिया और आप इस रूल को सेव कर लें। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखा दी कि आपने करंट वर्जन के साथ क्या लिया। प्रीवियस वर्जन के साथ आप क्या करना चाहते हैं। एक्सपायर्ड वर्जन, एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर डिलीटेड मार्कर अप्लाई था, इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, अगर मैंने जैसे यहाँ पर एक फाइल पुट की है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, सॉरी, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट टेयरिंग की फाइल पुट की हुई है। सही है। यहाँ पर इसकी क्लास शो हो रही होगी, यानी वहीं पर शो हो रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ और यहाँ पे इंटेलिजेंट टेयरिंग की कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। इनेबल ऑब्जेक्ट्स स्टोरेज इन द इंटेलिजेंट टेयरिंग स्टोरेज क्लास टू टेयर डाउन टू द आर्काइव एक्सेस टेयर। ठीक है। इंटेलिजेंट टेयरिंग की क्लास के साथ जो ऑब्जेक्ट स्टोर हुए हुए हैं उनको ये क्या करेगा, उनको आर्काइव एक्सेस के अंदर जो है ट्रांजिशन कर देगा। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन एंड द डीप आर्काइव एक्सेस टेयर, डीप आर्काइव में कर देगा, विच आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी रेयरली एक्सेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे आर्काइव जो है 90 डेज के लिए, डीप आर्काइव जो है 180 डेज के मिनिमम चार्जेस होते हैं, तो उसी हिसाब से वो उनकी ट्रांजेक्शन करेगा। आप यहाँ पे ऑप्शन इनेबल कर लें। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नेम हम कहते हैं आर्काइव और लिमिट द स्कोप ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। दिस कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट। ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स नहीं करना चाहते, आप प्रीफिक्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रीफिक्स पे अप्लाई कर दें। और टैग्स आप अप्लाई करना चाहते हैं कि किन टैग्स के ऊपर ये चीज़ इनेबल हो, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, आर्काइव सेटिंग, इंटेलिजेंट टेयरिंग कैन टेयर डाउन ऑब्जेक्ट्स टू द आर्काइव एक्सेस टेयर एंड डीप आर्काइव एक्सेस टेयर और बोथ। ठीक है। आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने इसको चूज किया तो क्या कह रहा है, रिट्रीवल टाइम कंपैटिबिलिटी टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मूव टू द इंटेलिजेंट टेयरिंग आर्काइव एक्सेस टेयर। ठीक है, इस एक्सेस टेयर में अगर मूव हो गया हुआ, यू मस्ट मूव देम बैक टू द फ्रीक्वेंट एक्सेस टेयर। ठीक है, फ्रीक्वेंट एक्सेस टेयर में आपको उसे मूव करना होगा, विच कैन टेक 3 to 5 hours। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहे। अगर आप एक्सपीडाइट करते हैं तो जो है इन मिनट्स हो सकता था, जैसे हमने पढ़ा कि 1 to 5 minutes। An expedited option is available, ensure that this retrieval time is compatible with your application। ठीक है। days until transition to the, कब आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं, the whole number greater than
and whole number greater than or equal to 90 days up to 730 days when both are selected. The deep archive access tier value must be larger than the access tier value. मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कोई कॉल आ रही है. इंटरप्शन के लिए माजरत. अच्छा, तो ये हमने देख लिया. Enable ensure that this retrieval time is compatible with your application. Days until transition to the archive access tier. ठीक है, कितने डेज के बाद एक्सेस tier में ट्रांजिशन. जब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 90 डेज अगर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है, तो इंटेलिजेंट टेयरिंग की क्लास जिन ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हुई है, तो 90 डेज के बाद वो उन्हें आर्काइव कर देगा. अगर डीप आर्काइव आप करवाना चाहते हैं, तो डीप आर्काइव के अंदर, एक सेकेंड यार. इंटरप्शन के लिए माजरत. अच्छा, डीप आर्काइव को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 180 डेज रहते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटेलिजेंट टेयरिंग अप्लाई हुई भी है, तो 180 डेज के बाद उसको डीप आर्काइव में मूव कर सकता है, अगर कंसेक्यूटिव 180 डेज पे एक्सेस नहीं हुआ है तो. ठीक है, तो अब इस पे जो चार्जेस लगेंगे, वो इस जो जो फाइल्स हमने इंटेलिजेंट टेयरिंग पे मूव किया उसके ऊपर मॉनिटरिंग वो करेगा, उस हिसाब से इसके ऊपर चार्जेस होंगे. ठीक है, ये ऑप्शन हमने देख लिया. ये ऑप्शन हमने देख लिया. ये सारे जो चीज़ें हैं हमने इसके अंदर लिखी हुई हैं. ये लाइफ साइकिल रूल्स हमने देख लिए. जिसका यूज केस पढ़ लेते हैं. इफ यू अपलोड पीरियोडिक लॉग्स टू अ बकेट, योर एप्लीकेशन माइट नीड them for a week or month. After that you might want to delete them. ठीक है, तो इस किस्म के ऑप्शंस के लिए आप लाइफ साइकिल रूल्स, यानी कि आपको मैनुअली जाके खुद से सब नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं. ठीक है, ये ऑप्शंस हमने देख लिए इन डिटेल.
नोटिफिकेशन देख लिया हमने, कॉस्ट कंसिडरेशन हमने डिस्कस की है, क्योंकि कॉस्ट जो है क्लाउड पे मूव करने का मेजर मकसद इनके कॉस्ट होता है, तो विदाउट कंसिडरिंग कॉस्ट कोई भी ऑप्शन आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ठीक है, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांजिशन नॉन करंट वर्जन्स। अच्छा, ये वो रिट्रीवल कॉस्ट है। ठीक है, पुट कॉपी पोस्ट लिस्ट इन ऑब्जेक्ट्स के लिए सीरीज 05, और ये सारी लिस्ट है। अच्छा, इवेंट नोटिफिकेशन। अच्छा, मेरा इरादा ये था कि आज जो है इवेंट नोटिफिकेशन को हम कवर कर लें, लेकिन जो है हमारी और जो दूसरी जो टॉपिक्स थे और जो क्लास थी उसके ऊपर काफ़ी हमारा टाइम स्पेंड हो गया। 1:30 बजे तक का हमने टाइम एक्सपेक्टेड रखा था कि हम अपने टॉपिक को कवर करें। अच्छा, इवेंट नोटिफिकेशन का ताल्लुक जो है, ऑल्दो कि थोड़ा सा हमने इसको लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा कवर किया था, लेकिन इसका डेमो हमने नहीं देखा। मेरा इरादा है कि हम इसका डेमो प्रॉपर करें। लैम्डा फंक्शन, एसएनएस और एसक्यूएस, ये तीन चीज़ें जो है सर्वरलेस के एरिया में हम जाके कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर्वरलेस की जो स्लाइड्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से पहले मैं अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो प्योरली सर्वरलेस पर होगा। तो सर्वरलेस की सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, इन ऑप्शंस को देखेंगे, और फिर साथ ही साथ फिर हम लैम्डा, एसएनएस और एसक्यूएस के ऊपर इसकी इवेंट नोटिफिकेशन का भी एक डेमो कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट संडे 12 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अब अच्छा, कोई जो है क्वेश्चन करना चाहता है यहाँ पर तो क्वेश्चन कर सकता है। मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, और फिर इस सेशन को मैं अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? या मोस्ट वेलकम। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज।